सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको लॉ की कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा रहा था, वो भी एकदम फास्ट तरीके से, और एक एक डीप लाइन हम पकड़ रहे थे। तो उसमें हमारा चल रहा था कंडीशन एंड वारंटीज। तो उसके हमने क्वालिटी और फिटनेस तक का देख लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मर्चेंटेबिलिटी वाली कंडीशन। इसमें देखो सिंपल है, फटाफट मैं करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जो चीज़ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बनती है उस पर ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। तो मर्केंटेबिलिटी का मतलब ये है कि देखो, हमें ये पता है कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं। जैसे मैं ये एक तरीके से मैं बोलूँ, मैं एक दुकान पर गया, ठीक है, और मैं पेन लेके आया। तो ये पेन ऐसा होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए कि मैं इसे दोबारा भी बेच सकूँ। यानी कि अगर मैं इसकी लाइन बताऊँ, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बनती है इसमें भी वही पहले वाली चीज़ें आती हैं। कौन सी? कि जो हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, वो हमने डिस्क्रिप्शन दे के खरीदा हो, ठीक, और जो सामने वाला बंदा है सेलर, वो इस चीज़ में मतलब डील करता उस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर हमने गुड्स को खरीदा डिस्क्रिप्शन देके, और सामने वाला बंदा भी उन्हीं गुड्स का डिस्क्रिप्शन में डील करता है, तो जो भी गुड्स होंगे वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब दोबारा हम उन्हें सेल कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से बोला जाए, जैसे मैंने पेन खरीदा दुकान से, तो मैं किसी और को बेच सकता हूँ, वो इसमें कोई और कमी ना निकाले, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब ये देखो, कुछ ना कुछ ऐसी तरीके की है मर्केंटेबिलिटी के रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड है, लेकिन ये होलसमनेस वाला पता है किस चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है? खाने पीने की चीज़ों में। जैसे अगर मैं दूध लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो दूध बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी सेहत खराब हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि जो एक सप्लायर है एफ, ए सप्लाइड एफ विद मिल्क, यानी कि ए ने एफ को मिल्क दिया, ठीक है, उस मिल्क में टाइफाइड के जर्म्स थे। तो ये क्या हो गया? होलसमनेस वाली जो कंडीशन है उसको ब्रीच कर दिया, राइट। तो ये कुछ ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जो इम्प्लाइडली होती हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे आप ऊपर से समझ गए होंगे। और इसमें यही चीज़ आता है कि होलसमनेस किसके लिए होता है? खाने पीने की चीज़ों के लिए। और मर्केंटेबिलिटी, हम उसे सेल कर सकते हैं वापस दोबारा, ठीक है, सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। इसके बाद आती है इम्प्लाइड वारंटीज, यानी कि ऐसी वारंटीज जो हम कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखें तो भी वो इम्प्लाइडली उस चीज़ में होती हैं। और वारंटीज क्या होती हैं? अगर उन वारंटीज का ब्रीच होता है तो हम रेपुडिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम रेपुडिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ डैमेजेस का क्लेम करेंगे, हमें जो भी नुकसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन मतलब वो किसी और की थी, तुमने चोरी करके हमें दे दी, और ऐसे करके वो हमें बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द बायर शैल हैव एंड इंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ सामान लेके आ रहा हूँ तो कोई और बंदा मेरे को उस चीज़ को लेके परेशान ना करे, मेरे पास उसकी एक अच्छी पोजेशन होनी चाहिए और उस चीज़ को मैं इंजॉय कर सकूँ, ठीक है, सिंपल है। और इसका एक एग्जांपल ले लो, देखो एक्स ने लैपटॉप परचेज करा वाई से। आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूजेज इट्स फॉर सम टाइम। यानी कि एक्स ने लैपटॉप खरीदा था वाई से, उसने इसके ऊपर कुछ रिपेयर्स वगैरह कराए। अननोन टू द पार्टी इट टर्न्स आउट द लैपटॉप was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner, ठीक है। तो देखो इस केस में हुआ क्या कि जो राइटफुल ओनर था, यानी कि कोई और ही ओनर था उस लैपटॉप का, तो उससे चोरी करके वाई ने उससे चोरी करा और एक्स को बेच दिया। तो भाई जो राइटफुल ओनर है, जैसे मान लो मैं ओनर हूँ, मेरा सामान मेरे दोस्त ने चुरा के किसी और बंदे को बेच दिया। अब मेरे को पता लगा कि उसके पास मेरी बाइक खड़ी हुई है जो चोरी करी थी, तो मैं उसके पास बोलूँगा भाई दे, घर जाके बोलूँगा भाई निकल, चाबी दे इसकी। तो जिस बंदे ने गुड फेथ में इससे खरीदा मेरे दोस्त से, तो उसके पास एक क्वाइट पोजेशन होगी इस चीज़ की, यानी कि वो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन रखता है, उसे इंजॉय करना बनता है। तो अगर वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं जाके उसे परेशान कर रहा हूँ उस थर्ड पार्टी को, तो वो जिससे उसने खरीदा ना, उससे बोलेगा भाई पैसे निकाल, बाइक के भी जो भी रिपेयर कराएंगे वो भी, ठीक है। इसके बाद वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। देखो सिंपल सी बात है, इनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है चार्ज, यानी कि कोई लोन चल रहा हो। देखो मैंने क्या करा, एक बाइक खरीदी, ठीक है, बुलेट खरीदी, उसके ऊपर चल रहा था लोन, मैंने किसी और को बेच दी। तो जो सामने वाला बंदा जो खरीद रहा है ना, उसकी ये इम्प्लाइड वारंटी है कि इस पर कोई लोन वोन नहीं होना चाहिए, और अगर है
और सामने वाले बैंक वाले बंदे अगर उसे आगे परेशान कर रहे हैं तो वो आगे मेरे से बोलेगा भाई ऐसे ऐसे पैसे वापसी दे, ठीक है। एक सेकेंड, पैसे वापसी दे ये सही नहीं है, ये क्या आ गया, रेपुडिएट। पैसे वापस मांगना नहीं है, डैमेजेस जो भी हो रहे हैं उसे उस चीज़ के वो चीज़ मांगेगा, ठीक है। इसके बाद आता है वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ये देखो इसमें कई लोग फंसते हैं, ये क्या चीज़ है, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो कस्टम चल रहा है उस सेंस में, जैसे मैं एक बोतल ला रहा हूँ, ठीक है। अब वो बोतल ऐसी है ना कि उसमें पानी डालते पिघल जाती है, मतलब एक ऐसी एग्जांपल समझो कि वो एक बोतल है उसमें पानी डालते ही वो पिघल जाती है, तो क्या उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है? नहीं है। ऐसा क्यों? देखो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, ठीक है, वो काम करे। जैसे कि मैं बोलूँ मैं जूते लेके आया, ठीक है, और वो जूते ऐसे हैं कि अगर उसमें जो उसके लेस होते हैं ना वो बांध के चलोगे तो फट जाएंगे, इसका मतलब वो प्रॉपर क्वालिटी के नहीं है, जो जिस चीज़ के लिए वो बने हैं वो क्वालिटी उसको नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे कुछ सिचुएशन बनती है कि जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ करा जाता है और वो नहीं हो पा रहा, तो प्रॉपर क्वालिटी और फिटनेस का नहीं, और ये ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा, डैमेज क्लेम कर लिए जाएंगे। इसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है, कोई बम बम रख रखा है उसके अंदर, मतलब जैसे समझाता हूँ, कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर गलत तरीके से यूज़ करा तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उस चीज़ को पहले से उस चीज़ पर डिस्क्लोज करो। ये वारंटी इम्प्लाइड वारंटी, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं करा होगा, ठीक है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा, और वो जो भी डैमेजेस होंगे उसे जो भी झटका उटका लगा होगा और उसे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो उससे ले लेगा। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है वो है कैविएट एम्प्टर। इसे मैं बिना इसके समझाऊंगा, सिंपल समझो, क्योंकि बुक से समझोगे तुम्हें ऐसा लगेगा अरे तो पहले पढ़ गए हैं दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो सिंपल फटाफट बताऊंगा। कैविएट एम्प्टर का सिंपल सा मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, ये लाइन याद रखना। इसमें क्या होता है कि अगर बायर ओपन मार्केट में जा रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं बाहर निकला रोड पे, 36 दुकानें हैं, ठीक है, उस 36 दुकानों में से मैं एक दुकान पे गया, मैंने बोला कि भाई पेन दे दो, ठीक है, अब उसने पेन रख दिए मेरे सामने, मैंने एक उठाया, घर वापसी आ गया। अब वो पेन सही हो या ना हो इसकी उस बंदे की गारंटी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी गारंटी बनती है, तुम ओपन मार्केट में निकल रहे हो, तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो ना तुम्हें क्या चाहिए। तुम उस पर क्यों बोल रहे हो कि तुम जैसे गए, ठीक है, तुम शर्ट लेने गए, तुम दुकान पे गए, भाई ये वाली पसंद आ गई निकाल दो, उसने निकाल भी दी, तुम लेके भी आ गए घर। अब तुम्हें पसंद आई है, तुम्हें वहीं पे चेक करना चाहिए। देखो जो सेलर है ना उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम्हें वो सारे फैक्ट्स बताए कि देखो इसमें ये गलती है, ऐसे पानी में धोगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब तुम पूछ रहे हो भाई ये पानी में डालेंगे तो इसका रंग तो नहीं छूट जाएगा शर्ट का, तो फिर वो उसे सही जवाब देना जरूरी है। लेकिन वो घुसते दुकान में, भाई देखो देखो ये सारी ये जो जितनी शर्ट है ना ये एक बार पहनती फट जाएंगी, इन सब का पानी में डालते रंग निकल जाएगा, वो ऐसे नहीं बताने वाला, ठीक है। तुम ओपन मार्केट में जा रहे हो, तुम्हारी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम सारी चीज़ें खुद से चूज करो, ठीक है। तो ये आता है कैविएट एम्प्टर में कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर को खुद से अवेयर होना चाहिए। लेकिन अब आता है यहाँ पे बट वाला पार्ट, ऊपर वाला मैंने सारा कैविएट एम्प्टर समझाया है, अब आएगा बट यानी कि एक्सेप्शन वाला पार्ट। अगर तुमने बायर को जाके ये बोला कि मेरे को ये वाला एक तरीके से ये वाला पेन चाहिए, इस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है, और वो बायर जो सेलर है वो उसी चीज़ में डील करता है और वो सामान लेके आया, तुमने उसकी स्किल्स और जजमेंट पे भरोसा करा, ये आपको पहले वाली लाइनें याद आ रही होंगी क्वालिटी एंड फिटनेस की, तो सामने वाले सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे आपको बात समझ में? तो ये था कैविएट एम्प्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, देखो आपको थोरोली इसकी रीडिंग करनी है, मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अगली जो भी यूनिट, जो मेरे हिसाब से धीरे धीरे छोटी से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस आउट।